हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे, किसका, स्ट्रिंग्स एंड एरे का चैप्टर का। ठीक है। सो हम इसमें हमने एनालिसिस कर लिया था कि कोड का लॉजिक कैसे लिखने वाले हैं और क्या अपना थिंकिंग होने वाला है, प्रोसेसिंग कैसे करने वाले हैं अपन, क्या लॉजिक उसमें लगाने वाले हैं, ये हमने पिछले क्लास में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। सो इस क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग उसी का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं कि किस तरह से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सो अपना क्वेश्चन का नाम क्या था, फिर से दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम था अपना चेक परम्यूटेशन। चेक परम्यूटेशन था। ठीक है। सो इसमें अपने को 2 स्ट्रिंग देगा। सो अपना इसका नाम क्या लिख देते हैं, वैसा नाम लिखते हैं कि भाई जो इसके मीनिंग को दिखाता रहे, कि भाई वो नेम भी इसके क्या करे, इसके मीनिंग को बताए कि भाई क्या इसका मीनिंग है। तो इसका मतलब अपन फंक्शन का जो नेम है वो क्या लिखने वाले हैं, इज परम्यूटेशन, यही चेक करने वाला है, इज परम्यूटेशन। ठीक है। सो हम लोग इसको क्या क्या बताने वाले हैं, इसको इनपुट क्या देने वाले हैं ये लिखेंगे यहाँ, और आउटपुट क्या देगा ये मेरे को क्या बताएगा वो इधर लिखते हैं फंक्शन का, ये अपने को पता है। ठीक है। सो ये अपने को 2 स्ट्रिंग हम लोग देने वाले हैं, हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं इस परम्यूटेशन को। ठीक है। सो क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग देने वाले हैं str1 के नेम से, और दूसरा स्ट्रिंग क्या देने वाले हैं, str2 के नेम से दे रहे हैं। ठीक है। ये 2 स्ट्रिंग लेगा, इसके अंदर वो लॉजिक लिखेगा परम्यूटेशन का, इसके अंदर क्या करेगा वो लॉजिक लिखेगा, और अपने को लास्ट में रिटर्न करेगा कि वो परम्यूटेशन है या नहीं, यस या नो में। यस या नो में करेगा, इसका मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है भाई, बूल होने वाला है, ये पता चल गया अपने को। ठीक है। सो यहाँ तक हमने ये इसका क्या कर दिया, प्रोटोटाइप डिसाइड कर लिया, और प्रोटोटाइप हमने लिख दिया इसका कि ये प्रोटोटाइप इसका क्या होने वाला है। ठीक है। सो अब अपन इसके लॉजिक की बात करते हैं कि इसमें क्या लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने क्या बोला था भाई, लॉजिक लिखने से पहले कि हमने क्या बोला था कि किस तरह का लॉजिक लिखने वाले, कि फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा भाई, दोनों का लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालेंगे, अगर लेंथ दोनों का इक्वल नहीं है तो वहीं से क्या करेंगे, अगर लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, रिटर्न करने वाले हैं वहीं से फॉल्स कि भाई नहीं है। और अगर लेंथ इक्वल है तब क्या करेंगे भाई, दोनों को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद क्या चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है, ये करने वाले। मतलब ये अपना एक छोटा सा माइंड में चल रहा है कि भाई ये लॉजिक अपन इधर लिखने वाले हैं। ठीक है। सो अगर ये लॉजिक अपन लिखने वाले हैं तो सबसे पहले अपना क्या था, लेंथ निकालने वाले हैं। सो हम लोग कमेंट में क्या लिखते हैं भाई कि गेटिंग द लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स का अपन क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे लेंथ निकालने वाले हैं, गेटिंग द लेंथ ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स। सो कैसे निकालेंगे, सो 2 वेरिएबल लेते हैं, क्या नाम से, एक लेते हैं इंट L1 के नाम से, और एक L2 के नाम से, 2 वेरिएबल। L1 में क्या स्टोर होगा, स्ट्रिंग 1 का लेंथ होगा, L2 में क्या स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग 2 का लेंथ करेंगे। तो ठीक है। सो L1 इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं भाई, स्ट्रिंग 1 का, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं str1 डॉट लेंथ। इससे क्या पता चल जाएगा भाई, L1 का लेंथ। अगर L2 में हम लोग को स्टोर कराना है तो क्या चेक करेंगे भाई, str2 डॉट लेंथ। इसमें क्या आ जाएगा भाई, L2 का लेंथ आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का हमने दोनों का लेंथ निकाल लिया। लेंथ निकालने के बाद अपने को चेक करना था, क्या चेक करना था भाई, कि वो दोनों है इक्वल है कि नहीं है। सो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि वैलिडेटिंग द लेंथ, वैलिडेटिंग मतलब चेक कर रहे हैं, वैलिडेटिंग द लेंथ, लेंथ को चेक कर रहे हैं भाई लेंथ के बेसिस पे कि क्या होने वाला है। ये सब कमेंट है, ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये बस आपके रेफरेंस के लिए कि बाद में जब आप कोड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कर रहे थे और क्या क्या कर रहे थे। और कहीं साइड में ये भी लिख लेना कि एक एनालिसिस वाइज कि भाई उसमें कैसे प्रोसेसिंग हो रहा था, ये भी अपन सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना उसके लॉजिक को थोड़ा सा वर्डिंग में कन्वर्ट करके अपने कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि जब आप रिवीजन करो ना तो वो सारी क्लिक कर जाए माइंड में कि भाई कैसा, एक माइंड मैपिंग जो होता है कि वो अपने को समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ऐसा ऐसा किए थे काम। ठीक है। ठीक है। सो अब वैलिडेट कैसे चेक करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे कि अगर इफ़ L1 नॉट इक्वल टू L2 है, मतलब L1 और L2 इक्वल अगर नहीं है तो इसका मतलब जब लेंथ इक्वल नहीं है तो परम्यूटेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ये समझ में आ गया होगा अपने को कि अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि हमने बात किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, हमने डिसाइड किया था, वो पूरा एनालिसिस करके देखा था कि भाई अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है तो परमिटेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि परमिटेशन क्या होता है कि लेंथ इक्वल होना चाहिए और कैरेक्टर सेट सेम होना चाहिए, और कैरेक्टर सेट एकदम सेम होना चाहिए, सिर्फ उसका ऑर्डरिंग इधर उधर चेंज हो जाता है। बस ये अपन पिछले क्लास में देखा है, और जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो पे आया वो पिछले जाकर देख लीजिए पहले इसका एनालिसिस कि भाई परमिटेशन क्या होता है और कैसे अपन लॉजिक सोचने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्टली कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अगर लेंथ इक्वल होता है तब तो यही, इक्वल नहीं है तब तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर लेंथ इक्वल है तब क्या करेगा, तब अपन क्या करते हैं, दोनों को सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों को सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्टिंग द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग को क्या कर लेंगे, सॉर्ट। सो या तो तुम अपना एक सॉर्टिंग का फंक्शन लिख सकते हो, बट मैं अपना STL जो होता है C++ में, वैसे ही जावा में क्या होता है, कलेक्शन होता है। सो उस हिसाब से अपना प्री डिफाइंड हम लोग सॉर्टिंग का लिख सकते हैं फंक्शन। सो अपने को जो C++ में आता है वो सॉर्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसको अपने क्या करते हैं, n log n में वो कर देता है सॉर्ट अपने को। सो अगर सॉर्टिंग की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन एल्गोरिदम हेडर फाइल से यूज़ कर लेंगे। सॉर्ट किसको सॉर्ट करना है भाई, str1 को। सो अपन यूज़ करेंगे str1.begin और क्या, str1.end। सो ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा किसको, string1 को। फिर अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर देगा, सॉर्ट करेगा किसको, फिर str2 को सॉर्ट कर लेते हैं, str2.begin एंड देन str2.end। सो ये दोनों फंक्शंस क्या किया, सॉर्ट कर दिया दोनों स्ट्रिंग को। अब मेरे को पहला वाला भी सॉर्टेड मिल गया, दूसरा वाला भी सॉर्टेड मिल गया। सो अगर आप अब क्या चेक करेंगे, अगर दोनों सॉर्टेड है तो अपन सिर्फ चेक करते हैं कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, बस। अगर इक्वल है तो ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सो चेकिंग इक्वालिटी, दोनों को चेक करते हैं कि भाई दोनों इक्वल है या नहीं है। सो उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये पहला स्ट्रिंग था, ये दूसरा स्ट्रिंग, दो मिल गया है दोनों सॉर्टेड फॉर्म में। सो अपन क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ऐसे एक एक करके जाना पड़ेगा। इसका एक कैरेक्टर उठाएंगे, फिर इससे चेक करेंगे कि भाई सेम है कि नहीं, मतलब इसका 0 वाला कैरेक्टर इसके 0 वाला के इक्वल है कि नहीं, इसका 1 इंडेक्स वाला इसके 1 इंडेक्स, इसका 2 इंडेक्स वाला इसके 2 इंडेक्स है, इसका 3 इंडेक्स वाला इसके 3 इंडेक्स है, और ऐसे ही सब पे चेक करते रहेंगे कि है कि नहीं। तो इसका मतलब एक एक करके जाना पड़ेगा, एक एक करके जाना पड़ेगा, इसका मतलब ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स कैसे करेंगे भाई, लूप लगाएंगे। तो इसका मतलब हम लोग एक लूप लगाने वाले हैं, किसी एक स्ट्रिंग पे भी लूप ले लेते हैं, किसी एक स्ट्रिंग पे लूप लेंगे और उसका एक कैरेक्टर उठाएंगे और इसके कैरेक्टर से सेम इंडेक्स वाला इसके कैरेक्टर से कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब फॉर एक इंट आई ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक इंट आई भी ले लेते हैं। तो देखो हम लोग पहले ही सारे वेरिएबल्स को नहीं लिख रहे हैं, जैसे जैसे नीड आता जा रहा है वैसे ही ऊपर हम लोग डिक्लेयर उसको करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आई लिख के मैं छोड़ दिया, नहीं। अब अपने को पता चला कि भाई अपने को लूप चलाना है, तब मैंने आई यहाँ पे डिक्लेयर किया लूप चलाने के लिए। ठीक है, सो याद नहीं करना है कि भाई इंट L1 L2 आई, फिर ये ऐसा लिखना चालू कर दिए। प्रोसेस को सोचो कि ये है, और इसी को अपन कोड में धीरे धीरे देखो कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं अपन। क्या है, इजीली जो हम लोग काम इंग्लिश में किए थे उसी चीज़ को कंप्यूटर का जो लैंग्वेज था उसमें वैसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, सो फॉर इंट तो पहले से ले लिया ना उसको, तो सो फॉर क्या लूप चलाने वाले हैं भाई, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन str1.length, या फिर लेंथ तो निकाल ही चुके हैं ना, फिर str.length क्यों करें भाई, L1 में स्टोर है फर्स्ट स्ट्रिंग का, तो हम लोग डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं ना L1 का, फिर से क्यों कैलकुलेट करें, i लेस देन L1 i++। ठीक है, क्यों अपन नहीं यूज़ किए वो, क्योंकि str1.length यहाँ लिखने वाले थे, लेकिन str1.length तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और यहाँ L1 में स्टोर कर चुके हैं, तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। सो अपन क्या करने वाले हैं भाई, अगर इफ़ क्या i मतलब 0, मतलब 0 इंडेक्स को पहला चूज करेगा, वो किसका, str1 का। इफ़ str मतलब str अगर नॉट इक्वल टू है str1 str2 का i के इक्वल, मतलब कि तुम पहला स्ट्रिंग लिए, ये मान लो कि str यहाँ पे लेते हैं हम लोग, str1 है ये, और ये str2 है। सो अगर मैं लेता हूँ a, सॉर्ट करने के बाद क्या आता है, a b c और d आया इसमें, और इसको सॉर्ट करने के बाद पता चला कि b c d e आ गया। तो ये str ये 0 है, ये भी इसका 0 है। सो str क्या हो गया, a, और str2.i के वैल्यू क्या था 0, मतलब str2 क्या हो गया, b। सो अगर a और b को कंपेयर करता है वो, तो अगर ये नॉट इक्वल है, सही बात है नॉट इक्वल है, अगर दोनों नॉट इक्वल है इसका मतलब परम्यूटेशन तो है ही नहीं। सो हम लोग क्या कर देंगे भाई, रिटर्न
फॉल्स कर देंगे अगर दोनों इक्वल नहीं है तो, क्योंकि अपने को इक्वालिटी तो चेक करना है, अगर दोनों इक्वल होता है तभी वैसा करने वाले हैं। सो यहाँ से रिटर्न फॉल्स होगा। और जैसे ही, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलत हुआ तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा या तो यहाँ से होगा, ये दो जगह अपने के पास है। अगर कोड मेरा यहाँ तक पहुँच चुका है, कहाँ तक पहुँचा है, अगर मेरा कोड यहाँ तक पहुँच चुका है इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब लूप से हम लोग बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए हैं, इसका मतलब सारे स्ट्रिंग के लिए उसने एक एक करके चेक कर लिया है और एक बार भी उसको नॉट इक्वल टू नहीं मिला है, मतलब सब इक्वल मिला है। ए तो ए यहाँ भी, बी मतलब बी यहाँ, सी मतलब सी यहाँ, डी मतलब डी यहाँ, ऐसा। तो एक बार भी ये रिटर्न फॉल्स किया नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल पे रिटर्न फॉल्स होने वाला था। इसका मतलब सारा क्या हो गया है भाई, दोनों इक्वल हुआ है। जब दोनों इक्वल होता चला गया है, मतलब अगर हम यहाँ पे कोड का आए हैं, इसका मतलब लूप से बाहर है और सारा इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने का मतलब हुआ कि बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल हुआ है, तभी यहाँ पे आए हैं। और अगर बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल हुआ है यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या रिटर्न कर सकते हैं, समझ में आ गई होगी कि यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं भाई, ट्रू, रिटर्न ट्रू। क्यों रिटर्न ट्रू किए? क्योंकि पता चल गया कि भाई यहाँ से रिटर्न होने का मतलब भाई गलत हुआ था, यहाँ पे रिटर्न होने का मतलब हो गया कि भाई गलत हुआ था, मतलब परमिटेशन नहीं है। तो अगर कोड इधर से ही रिटर्न हो जाता, अगर यहाँ तक कोड मेरा पहुँच चुका है, इसका मतलब ये इधर से रिटर्न हुआ नहीं है, यहाँ से भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। दोनों स्ट्रिंग जब इक्वल है तो यहाँ आने का मतलब क्या हुआ भाई, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तब तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, सो यहाँ से रिटर्न हो गया ट्रू। ये हो गया अपना इसका लॉजिक, ठीक है। और इसका एनालिसिस हमने पिछले क्लास में किया था। सो पहले आप एनालिसिस को देखो, तब आपको समझ में आएगा, और फिर ये कोड देखोगे कि जो एनालिसिस मैंने बताया था उसी के बेसिस पे कमेंट अगर देखोगे तो वही कमेंट है कि मैंने पहले लेंथ निकालूंगा, फिर उनको चेक करूंगा कि इक्वल है या नहीं, फिर दोनों को सॉर्ट करूंगा और फिर एक एक करके दोनों को इक्वल है कि नहीं चेक कर लूँगा। उसी को मैंने कोड में चेंज किया। जैसे गेटिंग द लेंथ, ये मेरा इंग्लिश वर्ड था, सो इसको पहले देखो इस तरह से कोड में से हमने लेंथ निकाल लिया। वैलिडेटिंग द लेंथ, इसका मतलब जो मैंने बोला उस कोड से ऐसे होगा वैलिडेट। सॉर्टिंग मतलब कोड में ऐसे होगा सॉर्टिंग, जो चेक करेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं तो वो कोड में ऐसे होगा, ठीक है। सो वो सेम चीज़ को हमने कोड में चेंज कर लिया। सो हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाला है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाला है, ये अपन देख लेते हैं एनालिसिस, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ निकाल रहा है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा। सॉर्टिंग की अगर बात करें तो इसने क्या यूज़ किया होगा भाई, अपने को पता है कि भाई ये मर्ज सॉर्ट या डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अंदर में इंप्लीमेंट करके रखता है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी जो अपन लेके चलते हैं वो क्या होता है भाई, सॉर्टिंग का n log n पता है अपने को। सो ये भी क्या लिया, n log n। फिर यहाँ पे क्या चला, एक लूप चला है, लूप का अपने को पता है भाई कि क्या होता है, n टाइम्स चला होगा लूप, n टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या मान लिया है, n, ठीक है। सो ये n log n हुआ, ये भी n log n हुआ, ये n टाइम्स हुआ। क्यों? क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट यूज़ किया होगा तो मर्ज सॉर्ट का n log n होता है, n log n ये। सो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करें तो ये सबको एडिशन कर लेंगे अपन। इसका मतलब क्या ऐड करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं अपन n log n प्लस n log n प्लस n। इसका मतलब क्या भाई, 2 टाइम्स n log n प्लस n। सो ये 2 तो हट सकता है ना भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में 2 ये कांस्टेंट को अपन इग्नोर करते हैं। सो अभी इन दोनों में डोमिनेटिंग टर्म क्या है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, बट यहाँ मल्टीप्लाई है log n और यहाँ मल्टीप्लाई है 1। सो ये ज़्यादा हुआ, ये वैल्यू जो डोमिनेटिंग होता है वही बन जाता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका मतलब n log n इसका क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हमने प्रीवियस ही बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट लेक्चर से एनालिसिस करता जा रहा हूँ, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये n log n इसका क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स लिए हैं और कुछ भी नहीं लिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है, एक्स्ट्रा हमने कुछ भी स्पेस नहीं लिया है। ये स्ट्रिंग जो str आ रहा था, str2 जो आ रहा था, तो इसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं काउंट करते हैं, जो इनपुट आता है उसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट नहीं करते हैं। सो str1 और str2 का ही हमने सिर्फ यूज़ किया, सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज़ किया इंटीजर टाइप का, मतलब 4 4 4 8 चलती है 12, मतलब 12 बाइट्स। 12 बाइट्स का इसका मतलब कॉन्स्टेंट हुआ 12 बाइट्स, तो कॉन्स्टेंट हुआ तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसको हमने n log n और ऑर्डर ऑफ 1 में हमने कंप्लीट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसी का क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।